तो बात ये थी कि डॉक्टर नाम जो आपके आगे लगा हुआ है, उसका क्या राज है? ये है कि मैं एक नाड़ी विशेषज्ञ हूँ। नाड़ी विशेषज्ञ मतलब आयुर्वेद से संबंधित, नाड़ी विशेषज्ञ मतलब नेचुरोपैथ यानी कि प्राकृतिक निसर्ग चिकित्सा से संबंधित। और इसके अलावा कुछ और भी खूबियां हैं जो आगे आगे पता चलती जाएंगी, जो हमारी मेडिकल लाइन से ही रिलेटेड हैं। जी। ये मैं अभी जहाँ बैठा हूँ, ये मेरा चिकित्सालय है। तो ये आप बतौर डॉक्टर आप प्रैक्टिस करते हैं? जी 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 जी। मतलब उसका कोई टाइम टेबल है? जब कोई जब पेशेंट अगर शूटिंग नहीं है, जब शूटिंग नहीं है, जैसे इन दिनों शूटिंग नहीं है, जी, इन दिनों मीटिंग्स ही ज्यादा हैं, जैसे आपके साथ हम बात कर रहे हैं, इंटरव्यूज हैं या अदरवाइज मीटिंग्स हैं, सोशल मीटिंग्स हैं, जी, तो ज्यादातर फोन पर लोगों से सलाह मशवरा की बात हो जाती है कि आपको क्या बीमारी है, आपको क्या करना है। और मैं ज्यादा जो अनुसरण करता हूँ और लोगों से भी करवाता हूँ वो है वैदिक नहीं बल्कि नेचर यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति। ज्यादा मैं उसमें विश्वास इसलिए रखता हूँ जिससे कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। और बड़े बड़े ऐसे रोग ठीक हो गए जैसे जिनकी कमर बिल्कुल हिल नहीं सकती थी, जिनको अस्थमा था, जिनको ब्लॉकेजेस थे, जिनकी ये समस्याएं थी, वो सब ठीक होते हैं। बच्चों के केसेस बहुत आते हैं जो आजकल बहुत डिप्रेस्ड हैं, चिंतित हैं, मनस्थिति जो है उनकी वो स्थिर नहीं है। तो उसके लिए फिर हम बताते हैं कि उन्हें क्या करना है। किचन की दवाइयां बता देते हैं। आपके किचन में जीरा है, अजवाइन है, अदरक है, लौंग है, काली मिर्च है, कड़ी पत्ता है, धनिया है, पुदीना है, ये सब चीजें हैं, हल्दी है, दूध है, प्याज का रस है। इन सब चीजों से हम चिकित्सा करते हैं। फिर उनकी कोशिश तो ये कर जी, ये जो आजकल डिप्रेशन की बीमारी ज्यादा फैली हुई है या जो उसकी चर्चा हो रही है जी, तो उसके लिए आपके पास कोई ट्रीटमेंट है? हाँ बिल्कुल है। देखिए, जो डिप्रेशन है, जिसे हम अवसाद कहेंगे, स्ट्रेस, अवसाद, उसके पीछे जो आजकल का माहौल है उससे असुरक्षा बहुत बढ़ गई है। हमारी जरूरतें बहुत बढ़ गई, सांसारिक हिसाब से, सामाजिक हिसाब से हमने खुद अपनी जरूरतें बहुत बढ़ा ली। हम बहुत बड़े अच्छे स्टैंडर्ड वाली लाइफ जीना चाहते हैं। हम स्टैंडर्ड्स के मीनिंग को मिस करते हुए लाइफ जी रहे हैं, इसलिए स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो उसके लिए हमारे पास बड़ी अच्छी एक ऐसी औषधि है जिसको हम मेरा एक पेज है फेसबुक पर, हेल्दी यू हैपनिंग्स, और एक ऐप है वोकल, जिस पर मैं हजारों जवाब कम हफ्ते में देता हूं लोगों के। वो किसी का ऐप है और बहुत ही प्रसिद्ध ऐप है, तो उस पर मुझे नियुक्त किया गया है। उस पर मैं लोगों के जवाब देता हूं कि आप क्या क्या समस्या है, स्ट्रेस क्यों है। आप उसके पहले तो मुझसे बात करनी होगी कि जो मैं प्रश्न पूछूंगा, आपको कुछ नहीं कहना, आप तो कहेंगे साहब चिंता है, पता नहीं क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों है। तो चिंता के दो कारण होते हैं, पहला है असुरक्षा और दूसरा है भय। तो भय भी असुरक्षा के साथ में ही जुड़ जाता है, उसकी वजह से हमारी मनस्थिति बिगड़ती है, उसकी वजह से हमारा पाचन संस्थान बिगड़ता है, उसकी वजह से हमारा रक्त संचार बिगड़ता है, उसकी वजह से हमारे अंदर अम्ल पित्त की अधिकता हो जाती है, और फिर स्ट्रेस की वजह से और शारीरिक और मानसिक बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। लेकिन उसका कारण क्या है? हम ऐसा इलाज बताते हैं, सिर्फ दवाई ही नहीं बल्कि आपका अवसाद का जो कारण है वो भी समाप्त हो जाए। निकालिए 2 रुपए। यानी इसका अभी अभी जो कलाकारों के अंदर ये बीमारी बड़ी तेजी से दिख रही है, बढ़ तो पहले से रही है, दिख हाँ रही जी, है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? असुरक्षा है। क्या है भविष्य? हमारे पास हजारों ऐसे कलाकार हैं जिनको पहले भी हर पूरे महीने काम नहीं मिलता था। कुछ कुछ लोगों को 3-3, 4-4 महीने में 2 दिन 3 दिन का काम मिल जाता था। अब वो चाहते हैं कि एसोसिएशंस हमारी मदद करती रहें, हमारे पास खाना पीना भिजवाती रहें। जो लॉकडाउन में लोगों ने मदद की, सलमान खान ने मदद की, अमिताभ बच्चन साहब ने मदद की, जैकी श्रॉफ ने, टाइगर श्रॉफ ने मदद की, और भी जितने हमारे, ऋतिक रोशन ने मदद, सब लोगों ने मदद की, एसोसिएशंस ने मदद की। लेकिन कितनी मदद? मैं एसोसिएशन में एक दिन गया था और मैंने कहा था कि इसका दोनों तरीके से मैं उपाय बताऊंगा कि आप अभिनेता के रूप में कमाई भी कर सकें, आपको कहीं क्लरिकल जॉब नहीं करना, तो आपके पास थोड़ा पैसा हर महीने आता रहे। जब आपके पास में खान पीन की समस्या नहीं होगी, किराया देने के लिए पैसा होगा, तो आपका स्ट्रेस आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगा। अब रही बात कि आप जिस काम के लिए आए हैं, अपना शहर छोड़कर, अपना स्टेट छोड़कर,
उसमें आपको कुछ हासिल हो रहा है कि नहीं, तो उसका भी कुछ उपाय होगा, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, चाहे वो स्ट्रेस है। अब जो आजकल कलाकारों में या टेक्नीशियंस में स्ट्रेस है, जो असुरक्षा की भावना है, जिसमें कई लोगों ने आत्महत्याएं भी की, पिछले दिनों में आपने देखा होगा 4 महीने में हमारे 3-4 ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने आत्महत्या की। लोग कहते हैं क्या डिफरेंट कारण, लेकिन सबके पीछे मनस्थिति का बिगड़ जाना है, मनस्थिति का डामाडोल हो जाना है, अपने स्वयं पर, अपने मन पर नियंत्रण ना हो पाना है। तो जब नियंत्रण नहीं होता तो हम किसी से बात करें, हम किसी से बात नहीं करते, क्योंकि वहां हमारी ईगो आड़े आ जाती है। अरे यार, मैं किसी से बात करूं तो कोई क्या समझेगा, मैं स्ट्रेस हूं, मैं चिंतित हूं, मैं ऐसा हूं, हमें बात करनी होगी। तो मेरे पास दोनों ही तरीके से उपाय हैं, नेचुरोपैथी औषधि के रूप में भी, और बातचीत करके उनकी समस्याओं का समाधान देकर भी। और मैं रोजाना कुछ दिन पहले आपको मिला होगा, एक मेरा कुछ सुबह के समय में भेजता हूँ रोजाना जी। हाँ, तो इस तरीके में चीजें लोगों को भेजता हूँ, लेकिन लोगों को क्या है, करना कुछ नहीं है, चाहिए सब कुछ। बिल्कुल सही। सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आपको चिंता का भी कोई साधन चाहिए कि इसको हम चिंता मुक्त हो जाएं, उसके लिए मेहनत आप ही को करनी है। Nobody can carry your cross. You have to carry your cross yourself. आपको अपना धनुष खुद उठाकर चलना पड़ेगा, आपके अपने दर्द खुद अपने कंधे, अपने सिर से उतारने पड़ेंगे। तो जब भी आपको जरूरत हो, मैं अपने फेसबुक पर लिख दूंगा या ट्विटर पर लिख दूंगा कि कौन सा वो, मैं तो बहुत लिखता रहता हूँ, वैसे डेली लिखता हूँ। मुझे लगता है कि आपने जितने अच्छे तरीके से आज के सिचुएशन को समझा, और लोगों को इससे काफी फायदा हो सकता है, तो कभी इस तरह के शिविर वगैरह का ख्याल आपके मन में नहीं आया? मैंने कम से कम 19,000 से ज्यादा शिविर किए हैं आज तक। मैं स्पेशली मैं फिल्म लाइन के एक्टरों की बात कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, मैं सामने से बोल देता हूँ, मैंने एसोसिएशन को बोला मेरी सेवाओं की जरूरत हो तो मुझे बताइए। अब मेरा क्या है, लोग चाहते हैं कि कोई दवाई बता दें, मैं कहता हूँ कि सिर्फ दवाई से समस्या का समाधान नहीं होता अमित जी। आप क्या करेंगे, जब दवाई खाएंगे, सर दर्द है, सर दर्द का कारण नहीं जानेंगे और पैरासीटामोल खा लेंगे, कॉपीफ्लेम खा लेंगे कमर दर्द के लिए, लोग डॉक्टर के पास जाए बिना खा लेंगे, पता चला अल्सर हो गए बहुत ज्यादा खा खा कर आपको। तो जानिए एक चीज को कि एस्पिरिन खाना, मैं तो खैर एलोपैथिक किसी को बताता ही नहीं, क्योंकि मैं एलोपैथिक से मेरा संबंध नहीं, लेकिन लोग मेडिकल स्टोर पर खड़े होते हैं, बोले यार घबराहट जैसी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ है, बोलता लो ये एस्पिरिन खा लो। अरे भैया, क्यों आपको घबराहट क्यों हुई, आपको चिंता क्यों है? आपको असुरक्षा और भय के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उनके कारणों का कुछ पता ही नहीं है। जब तक पता नहीं होगा अमित जी, तब तक समस्या का समाधान आप जड़ से समूल उसको अंत नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत कारगर बात है, लेकिन लोगों का ध्यान इस तरफ लगता है आ नहीं रहा अभी। नहीं, लोग, मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं तुरंत दान महाकल्याण, हमें हमारे मुंह में गोली डाल गोली डाल दो और हम खड़े होकर दौड़ने लगे बस। अच्छा, दूसरी तरफ चलते हैं। वो कहीं मैंने पढ़ा है कि आपने 1286 शोज किए। हाँ जी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में। हाँ जी। तो ये 1286 शो है, एपिसोड्स हैं, क्या है? नहीं, ये 1286 शोज हैं, 33 प्लेज के, हिंदी नाटकों के, इंग्लिश नाटकों के, उर्दू नाटकों के। मेरठ में पूरे देश में एक संस्था थी जो बलराज साहनी साहब के समय से शुरू थी, इप्टा, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, जो मुंबई में भी है। तो मेरठ में मेरे जो अपना एक रंगमंच था हमारे परिवार का, जिसका नाम था स्पोर्टिंग स्टार क्लब। आहिस्ता आहिस्ता मैं 2.5 साल की एज में पहली बार स्टेज पर चढ़ गया था, 2.5 साल की एज में। ओह, अच्छा। हाँ, और उसमें जो कविता थी, उसका एक लाइन मुझे अभी भी याद है, दूर के ढोल सुहावने होते, ऐसा दादी कहती हैं। दूर के ढोल बड़े सुहावने होते हैं, दूर से पहाड़ बड़े अच्छे लगते हैं, नजदीक जाओ तो वही पेड़ इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं, पहाड़ कहाँ गया? तो वो 2.5 साल की उम्र से मुझे, उसके बाद में मैंने अपना स्पोर्टिंग स्टार क्लब बनाया, लेकिन हमारे घर वालों ने, मतलब पूरे परिवार वाले हमारे करते थे। मेरे पिताजी शास्त्रीय संगीत में माहिर थे, पंडित थे शास्त्रीय संगीत के। मेरे बड़े भाई साहब, जो मेरे ताऊ जी के बेटे थे, वो नृत्य में और अभिनय में बहुत सक्षम थे। हमारी जो छोटी और बड़ी बहनें थी, भाई थे, वो सब मिलकर हम अपना फैमिली स्टेज करते थे, लेकिन पब्लिक के लिए करते थे, अपने मोहल्ले में करते थे, स्पोर्टिंग स्टार क्लब। उसके बाद में थोड़ा बड़ा हुआ तो इप्टा ज्वाइन किया, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, जो पूरे देश में है। फिर जब मैं इंडिपेंडेंट हुआ थोड़ा पढ़ाई लिखाई में,
तो मैंने अपना एक बनाया NDCG, नेशनल ड्रामा एंड कल्चरल ग्रुप, जिसमें बहुत सारे प्लेस के, उनको मैंने काउंट नहीं किया, ये मैंने वो प्ले काउंट किए जो मैंने अंक के साथ की, अंक दिनेश ठाकुर साहब के साथ जी जी मुंबई में। तो वो 1286 शोज 33 प्लेस के किए अलग अलग, जिसमें हिंदी उर्दू इंग्लिश सब थे, और पूरे विश्व में किए, भारतीय सरकार के तत्वाधान में भी किए, कि आप हिंदुस्तान से जाइए मॉरिशस, वहां कीजिए, दूसरे देश में जाइए, दूसरे शहर में जाइए, सब जगह जाकर हिंदी के ड्रामा कीजिए, जिससे हिंदी लोगों की बोलचाल तक आए, सिर्फ किताबों में ना रह जाए बल्कि जबान पर भी आए, कान तक भी पहुंचे। आप बेसिकली मेरठ के रहने वाले हैं, हाँ जी, और वहाँ मुझे गर्व है कि मैं मेरठ में मेरा पैदाइश हुई, उत्तर प्रदेश। और कहा जाता है कि आप बम्बई आए नहीं, बुलाए गए इंपा के जरिए। और नहीं नहीं, इंपा के जरिए बुलाया गया, सही बात है। मेरे एक दोस्त हैं मेहदी हसन, अमरोहा में रहते हैं, वो उन दिनों मेरठ में रहते थे। उन्होंने कहा कि वेद जी मैं आपका भी फोटो भेज देता हूँ। मैंने कहा नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब तक मेरे माता पिता नहीं कहेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ। तो बोले नहीं, आपको जाना होगा। तो उन्होंने भेज दिया और मेरा बुलावा आ गया, उनका बुलावा नहीं आया। इंपा वालों ने एक शायद सिलेक्शन रखा था, करीब 5000 लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था जी, उसमें से आपका चुनाव हुआ था। जी, मेरा मतलब 33 लोगों का चुनाव हुआ था, जिसमें चंकी पांडे भी थे, मैं भी था, राजेश विवेक भी थे, और भी कुछ लोग थे जो अब शायद नहीं हैं लाइमलाइट में। तो वो बहुत कमाल का तजुर्बा था, क्योंकि उसमें बड़जात्या परिवार के बड़े सीनियर लोग थे, सुभाष घई साहब थे, मल्होत्रा साहब थे जो फिल्मालय में जिनका एक्टिंग स्कूल चलता था, प्रिंसिपल थे वहां के, और भी बहुत सारे, राजकुमार कोहली थे। उन सब लोगों ने मेरा टेस्ट लिया था कि हमने जो सीन दिया वो करके दिखाओ। मैंने कहा वो तो बच्चों का खेल है, मुझे यहीं के यहीं कोई सीन दीजिए, कोई समस्या दीजिए कि साहब ऐसा हुआ, ये करके बताइए। तो वो मैंने करके बताया, तो वो खड़े होकर उन्होंने तालियां बजाई, वाह यू आर मेड फॉर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। तो ये जो सुभाष जी की फिल्म की थी आपने, सौदागर, उसमें राजकुमार साहब का यंग रोल किया था जी, तो ये क्या इसी सिलेक्शन के दौरान मिला था या कैसे हुआ? ये तो उसके बहुत साल बाद की बात है। ये था, हम एक प्ले कर रहे थे मन्नू भंडारी का, दिनेश ठाकुर साहब द्वारा निर्देशित एंड संकलित। उसका नाम था महाभोज। तो महाभोज में मैं भी था और जाहिद भी थे, जो उसमें दिलीप कुमार बनते हैं यंग, और मैं यंग राजकुमार बना। हम दोनों एक ही स्टेज पर एक ही जगह काम कर रहे थे। तो एक अभिनेत्री हैं बहुत ही प्रसिद्ध, दीप्ति नवल, उन्होंने हमारा प्ले देखा और उन्होंने सुभाष जी को कहा, आप 1 साल से तलाश कर रहे हैं यंग राजकुमार एंड यंग दिलीप कुमार, वो तो एक ही स्टेज पर काम कर रहे हैं, पृथ्वी थिएटर पर। फिर सुभाष घई साहब ने हमें बुलाया, हमारा स्क्रीन टेस्ट हुआ, हम उसमें पास हो गए, और हमें महाबलेश्वर ले जाकर और फिर फिल्म सिटी में ले जाकर शूटिंग की गई। तो आपने ये दुश्मनी और ये लव लव लव, लज्जा, ये सारी फिल्में उसके बाद ही की? हाँ, बहुत बाद में। तो ये उसमें जो आपका कैरेक्टर था, निगेटिव शेड ही कहा जाएगा? किसमें? सौदागर में? नहीं, हाँ, नेगेटिव शेड ही था, क्योंकि राज साहब का कैरेक्टर थोड़ा सा ऐसा था। उसमें हीरो मतलब जो दो दोस्त हैं उनमें गलतफहमी हो जाती है, और किस तरीके से। तो उसके बाद की भी फिल्में आपकी नेगेटिव शेड वाली रही? देखिए, मेरी कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें मैं गिन नहीं सकता हूँ, जैसे लव 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 है, अव्वल नंबर है, जिनमें मेरे रोल्स जो थे वो रहे नहीं। तो वो उस समय मैं बिल्कुल नया था, मुझे कोई कहता था ये कर लो, अच्छा जी, ये मिलेगा, नहीं मिला ना सही। मैं क्योंकि थिएटर से आता हूँ, तो रंगमंच से आने वाले लोग बहुत ही ऐसे होते हैं, एकदम जी बिल्कुल ठीक है। डिमांड करना नहीं आया हमें कि हम किसी से, यार मेरा रोल क्यों काट दिया यार तुमने, हमें कभी एसोसिएशन का पता नहीं था, हम किसको जाकर शिकायत करें। ठीक है भाई, हमें बुलाया तो सही मानों में राजश्री वालों ने था, इंपा वालों ने नहीं। राजश्री फिल्म्स वालों ने एक लेटर बाकायदा, जो आज भी मेरे पास है, लिखकर बुलाया था। एक फिल्म बन रही थी प्रतिघटना, है ना, तमिल फिल्म थी, प्रतिघात के नाम से। उसमें मुझे एक बहुत ही मेजर कैरेक्टर दिया गया, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि
लोगों को बुरा लग जाता है, और वो बुलाने के बाद वो मुझे नहीं दिया गया, तो वहां से थोड़ी तकलीफें शुरू हुई। फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया पाले खान के सेट पर। जैकी श्रॉफ की शायद दूसरी तीसरी फिल्म थी, शक्ति दादा की फिल्म थी, शक्ति सामंत की। वहां पर दिनेश ठाकुर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने अपना नंबर दिया। फिर उनके यहाँ एक अभिनेत्री थी सुनीता राव, वो मेरे साथ एक टीवी सीरियल में काम कर रही थी। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा कि आप चलो। मैं गया वहां और मेरा पहला प्ले था तुगलक। अच्छा। हाँ, उसमें मैंने एक कैसा कैरेक्टर किया था, नायब सुल्तान शाहबाज खान। तो मतलब आपके कहने का कि उस प्ले के बाद निगेटिव रोल ज्यादा ऑफर होने लगे? नो नो नो, मैंने प्ले तो सारे हीरो किए हैं, सब। मैंने उससे पहले 12 टीवी सीरियल आफ्टरनून के एज ए हीरो किए। नेगेटिव रोल, क्योंकि मुझे, मैं सच कहूं, कोई सीखे इससे तो अच्छी बात है कि आपको बहुत ही चतुर होने की जरूरत है इस इंडस्ट्री में। चालाक नहीं, चतुर। और मैं चालाक तो आज भी नहीं हूं, चतुराई मेरे पास नहीं थी। मुझे ये लगता था कि मैं तो बहुत सक्षम हूं, मैंने तो इतने सारे प्लेस किए हैं, मेरी तो जबान इतनी अच्छी है, मेरा डिक्शन इतना अच्छा, मेरी स्पीच इतनी अच्छी है, मैं दिखता अच्छा हूं, आई एम वेरी हैंडसम गाय, तो मुझे लोग सामने से काम देंगे, और मैं तो एक बार टैलेंट कॉन्टेस्ट का सिलेक्टेड एक्टर हूं। पर नहीं, चतुराई का होना बहुत जरूरी। तो 7 साल पहले आपने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें आपने इस बात के लिए आक्रोश व्यक्त किया था कि आपका जो सिलेक्शन हुआ था 5000 लोगों के बीच, और जो आपको काम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हाँ, बिल्कुल सही बात। इसके लिए आप कुछ दबी जुबान में कुछ ग्रुप की बात कर रहे थे, और उन दिनों के माहौल को जो आज के माहौल में नेपोटिज्म का नाम दिया जा रहा है जी, तो आप कुछ दबी जुबान में कहना चाह रहे थे पर तब कह नहीं पाए, तो अब क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है, नेपोटिज्म को हिंदी में चाचा भतीजावाद कहते हैं। मैं इस चीज में कोई बुराई नहीं समझता, जो लोग इतना चिल्ला रहे हैं नेपोटिज्म नेपोटिज्म। मैं कहता हूं कि वो बात के मतलब कोई नहीं समझ रहे हैं। बड़े बड़े हीरो हीरोइन आज चिल्ला रहे हैं, फलाने खान ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। देखिए, अगर कोई अपने भाई बहन बेटा बेटी की मदद करता है, फिल्म हो या डॉक्टर लाइन हो या बिजनेस लाइन हो या कोई भी जॉब हो, अगर वो सक्षम है तो मदद करते हैं। कुमार गौरव साहब की बहुत मदद की गई, वो आगे नहीं बढ़ सके, ऐसे बहुत सारे लोग थे, तो वहां नेपोटिज्म कहां चला गया? लेकिन मैं एक बात कहूंगा, नेपोटिज्म अपने अपने लोगों की वो करना, मदद करना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन किसी के मिलते हुए काम को बिगाड़ना ये शैतानियत है। आज मैं बहुत खुलकर इस बात को कहता हूं कि यदि सुशांत के साथ में उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया, इतना कि मैं कभी मिला नहीं था सुशांत सिंह से, ऐसे हेलो हेलो हुई थी, पर वो ऐसे खड़ा है बेचारा, यार कितना भला इंसान। मैं नहीं कहता हूं कि वो नेपोटिज्म का शिकार है, मैं कहता हूं कि वो उस बर्बरता का शिकार है। वैसे मैं भी शिकार हुआ हूं, ऐसे बहुत सारे कलाकार शिकार हैं, बहुत सारे लड़के और लड़कियां शिकार हुए हैं जिनके सक्षम थे लेकिन उनमें चतुराई नहीं थी। वो ये नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारे मुंह पर जो निवाला आ गया उसको छीन ले जा रहा है कोई, उसको छीने जा रहा है कोई, वो इस बात को समझ नहीं सके। तो नेपोटिज्म मेरे हिसाब से मैं इसकी परिभाषा बदल देना चाहता हूं। यदि आप अपने परिवार वालों को कुछ हिफाजत कर रहे हैं, कुछ उनका मदद कर रहे हैं, वो बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरे के जमीन के पैरों की जमीन खींच रहे हैं, दूसरों का निवाला खींच रहे हैं, दूसरा आपसे आगे ना निकल जाए क्योंकि आपके पास बड़ी पावर है और आप उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मानसिक स्तर पर प्रताड़ित कर रहे हैं, मैं उसके बिल्कुल विरुद्ध हूं और बहुत मुंह खोलकर बोलता हूं, दिल खोलकर बोलता हूं, बाहें खोलकर बोलता हूं कि ये अन्याय है और इस अन्याय से बाज आना चाहिए, क्योंकि इसकी सजा कानून देना दे, यहीं के यहीं सजा मिलेगी, हमें खुद भुगतनी होगी। वो लोग जो प्रताड़ित कर रहे हैं, जो मैं सबसे बड़ा हूं, अरे भैया सबसे बड़ा कोई नहीं रहता। देवानंद साहब के साथ मैंने काम किया, उन्होंने मुझसे एक बात बताई थी, बोले बेटा जब बाहर निकलो ना घर से तो ऐसे निकलना कि लोग तुम्हारी तरफ देखें, ऐसा अपने आप को संवार कर सजा कर निकलो। और जब किसी के पास जाओ, किसी ने तुम्हारे लिए अच्छा किया है, सारी जिंदगी उसने एक काम तुम्हारे लिए अच्छा कर दिया, उसके लिए ऐसे रहना, बताइए साहब मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं जब मैं सक्षम हो गया हूं। और यदि कोई आपके विरुद्ध जा रहा है तो उसका विरोध करने की क्षमता रखना। लड़ाई से विरोध नहीं होता, विरोध होता है कि साहब मेरे साथ बुरा क्यों।
आपको मालूम है नील नितिन मुकेश ने बहुत बड़े स्टार्स को बोल दिया था शट अप? देखा आपने वो वीडियो? जी। उसकी खिंचाई कर रहे थे नील नितिन। क्यों आप किसी की खिंचाई करते हो यार? मजाक करना एक अलग चीज है, वो भी स्टेज पे खुलेआम अवार्ड शो में। आप कह रहे हैं कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा ये मुकेश क्या, तुम्हारी सरनेम, व्हाट द हेल? आप क्या मतलब है? कोई अपनी जाति लगाता है, आप क्यों जातिवाद फैला रहे हैं स्टेज पर जाकर? लेट इट बी एनी बिग पर्सनैलिटी। आप अपने लाइन पर ताली बजवाने के लिए दूसरे की छीछा लेदर कर देंगे? दिस इज अ रियल नॉनसेंस। आई डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू एज ए ह्यूमन बीइंग। क्या आप सामने वाले की इज्जत कर रहे हैं या नहीं? सामने वाला छोटा है या बड़ा कलाकार है? कलाकार कलाकार है। मैं राइटर को भी कलाकार मानता हूं, निर्देशक को भी कलाकार मानता हूं, निर्माता को भी, संगीतकार को भी, लेखक, हर कोई कलाकार है। हर किसी का सम्मान चाहिए। मेरे पास स्पॉट बॉय भी आता, मैं उसको बोलता हाँ भैया। मेरे सामने मैंने देखा कि बड़े बड़े लोग स्पॉट बॉय को ऐसे बदतमीजी से पेश आते हैं। मेरा अभी एक टीवी सीरियल था, उसमें हीरो ने इतनी बदतमीजी से जूनियर आर्टिस्ट से बात की क्योंकि मेरे सीन पर तालियां बज गई, तो उनको बुरा लग गया। उन्होंने कहा कि आपने कितने पैसे दिए इनको तालियां बजवाने के लिए? जूनियर आर्टिस्ट भड़क गए साहब। वो बोले हम काम नहीं करेंगे, बाहर निकल आए। क्या मतलब है? हमें किसी का काम अच्छा लगा हम ताली बजाएंगे, वो हीरो है या वन सीन है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तो आप में क्षमता है। आपने इतने सारे काम करने के बाद फाइनली मुझे लगता है कि आपने एक सीरियल किया था राजा और रेंचो जी, जिसमें आपका दिल और दिमाग दोनों पूरी तरह से इन्वॉल्व था और उसको देखने के बाद लगता था कि आपने पहली बार किसी प्रोजेक्ट में पूरी तरह एंजॉय किया। हाँ, क्योंकि मुझे चरित्र ऐसा मिला जो मैंने लव 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 की, उसमें भी बाकी सब लड़कों के साथ जब मैं था, मैं गुलशन ग्रोवर की टीम में था, आप मेरे काम में कहीं कोई कमी नहीं देखेंगे। मैं फुल हार्टेडली मैंने उसमें काम किया, लेकिन मेरी सक्षमता का सदुपयोग नहीं हुआ। जब राजा और रेंचो में, जब लागी तुझसे लगन में, जब श्याम बेनेगल साहब का डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मेरा सही इस्तेमाल किया गया, मेरी जो विशेषताएं हैं, तो साहब मजा आया। वाह, इसे कहते हैं। श्याम जी ने ये जो थी लागी तुस अपना डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हाँ जी, हाँ जी, श्याम जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, भारत एक खोज में, मुझे उतना पैसा दिया था एक एपिसोड के लिए जितना उन्होंने अमरीश पुरी जी को दिया, जितना उन्होंने ओम पुरी जी को दिया, जितना उन्होंने नसीरुद्दीन शाह साहब को दिया जी। और मुझे अपने पास बुलाकर अकाउंटेंट के थ्रू नहीं दिलवाया था। मुझे कहा था वेद, तुम्हारे काम से मैं इतना खुश हूं कि मैं तुम्हें इन तीनों बड़े महान मंझे हुए कलाकारों की लाइन में रखता हूं। मैंने ऐसे प्रणाम किया था, मैंने कहा साहब बस मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि आपने मुझे इस योग्य समझ लिया। 1,000 रुपए पर डे मिलने वाले आर्टिस्ट को अगर 7,500 रुपए जो अमरीश पुरी साहब को उन दिनों मिलता था वो मिल जाए, जब मैं ऐसिक नगर पर किराए में रहता था और किराए की समस्या होती थी क्योंकि मैं घर वालों से मंगाना नहीं चाहता था। मैं सक्षम परिवार से हूँ, मेरा परिवार वाले बहुत अच्छे पैसे वाले लोग थे। मैं मंगाना नहीं चाहता था क्योंकि फिर मेरा अपना क्या वजूद है? अगर मैं निर्भरता के साथ में आया हूं तो मैं इस काम में आया ही क्यों? जी अमित जी, ये आपने कलर के एक शो अदालत में आपने काम किया था और मुझे लगता है कि वो शायद कैरेक्टर आपके पर्सनल कैरेक्टर से बहुत मैच करता था, जिसको बोलते हैं न्यायवादी। लेकिन वो 24 एपिसोड के बाद ही आपने छोड़ दिया, क्या वजह रही? अदालत में नहीं, कलर्स का अदालत नहीं था, कलर सोनी का था। हाँ, अच्छा। तो मैंने 24 एपिसोड नहीं किए, मैंने उसमें 2 कहानियां की थी और 2 कहानियों में वो न्यायविद वाला जो चरित्र था मेरा, वो ऐसे आया था ऊपर के ऊपर, ये शूट किया था उसने ऊपर, पर वो है वहां वो चल गया कूटनीति। अब यहाँ पे मैं फिर एक बार आपको पीछे की तरफ ले चलूंगा। 16 साल पहले आपने एक अपनी संस्था शुरू की थी, हम आवाज। जी, 19 साल पहले। अब 19 साल हो गया शायद। हाँ। तो हम आवाज में आपने काफी काम किया, आपकी आवाज बड़ी दूर तक जाती है, आज भी जाती है। तो जो समस्या से आप एक नहीं शायद तीसरी बार पीड़ित हुए,
सीरियल के बाद जो अभी अभी आपने कहा, जी 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 जी। तो इस मुद्दे को लेके आपने अपने लिए ना सही लेकिन उन कलाकारों के लिए जिनके पास कोई शक्ति नहीं है, हम्म। कोई अपनी आवाज को दूर तक ले जाने का कोई माध्यम नहीं है, उन लोगों के लिए कभी आपने आवाज उठाने की नहीं सोची? जी बिल्कुल सोची, सोची ही नहीं बल्कि मैंने किया भी। मैं निर्माताओं से मैंने बहस की, एसोसिएशन में मैंने बात की, लेकिन क्या होता है, हमारे पास सबसे ज्यादा जो वीक एसोसिएशन है वो कलाकारों के लिए है एसोसिएशन। अगर किसी लाइटमैन के साथ में किसी तरह की समस्या हो जाती है तो उनकी एसोसिएशन उनके लिए ऐसा लड़ती है कि आप यकीन नहीं कर सकते। अगर मेकअप आर्टिस्ट के लिए, एक्शन वालों डिपार्टमेंट के लिए, ड्रेस डिपार्टमेंट के लिए, सब लोग अपने अपने एसोसिएशन के लिए लड़ने के लिए खड़े रहते हैं। हमारी एसोसिएशन लड़ने के लिए तो खड़ी रहती है हमारे लिए, हमारा पैसा कहीं फंस जाए तो वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन एसोसिएशन में काम नहीं देने के लिए उनके पास कोई जरिया नहीं है। मेरे पास तो चलो एक ऐसा जरिया है कि मैं कमा रहा हूं, मेरे पास ये डुप्लेक्स ऑफिस है, इतना बड़ा कमर्शियल ऑफिस है, तो ये कहीं ना कहीं से तो आया अच्छाई से। लेकिन हमारे आर्टिस्ट के पास में ये श्योरिटी नहीं है कि उसको काम मिलेगा। जब मैंने एसोसिएशन में जब जब ये बात की तो वहां बैठे कुछ लोगों ने सामने से बोल दिया, भैया नमस्कार, आपकी बात का हम सहयोग नहीं करते, विरोध करते हैं, ये ऐसा नहीं चल सकता। मैंने बहुत कोशिश की, हर स्तर पर कोशिश की, लेकिन मैं अकेला ही रह जाता रहा हमेशा। और उसमें क्या हुआ कि मेरा काम छिनता रहा। भाई ये तो बोल देता है यार, ये तो विरोध करता है, ये तो सच कहता है। तो सच कहने वाला बड़ा कड़वा होता। लेकिन आपकी जो संस्था है हम आवाज, इतने बड़े बड़े काम किए हैं। भुज में जो भूकंप आया था उस वक्त आप लोगों ने भुज की बहुत सारी समस्याओं का समाधान ग्राउंड लेवल पे जाके किया। 9 महीने में वही रहा था। तो 9 महीने रह के आपने जिस तरह की समस्याओं को वहां पे सुधारा, लोगों को आत्मनिर्भर बनाया, एक तो उसकी चर्चा कहीं होती नहीं है, नहीं होती है। और आपने जब इस स्तर पे किया तो जाहिर है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं ये पता चलता है। तो अब उस संस्था का इंडस्ट्री वालों के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, उस संस्था का जो लेना देना है वो बहुत अलग है। वो संस्था जो है उन लोगों के लिए है जिनको डिजास्टर यानी आपदा के समय अपनी रक्षा और दूसरे की रक्षा कैसे करें, वो ट्रेनिंग जो हमारे देश में कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट, कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही है। दूसरा, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग में दे रहा हूं। तीसरा, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहा हूं। और ये हजारों में नहीं, अभी तो लाखों में ये बात पहुंच चुकी है। और सिर्फ भुज ही नहीं, अगर आप चले जाएंगे चेन्नई में जो सुनामी आया था, वहां पर भी मैंने 3 महीने रहकर काम किया। 7 बोट्स बांटी वहां लोगों को, 3 गांवों में मदद की जाकर, मुडसल, वडई, ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट, और वहां रहता रहा मैं 3 महीने। उस संस्था का उद्देश्य बिल्कुल अलग है। उस संस्था का उद्देश्य इन चीजों के साथ आता नहीं। वो एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियम होते हैं कि साहब ये काम करेंगे, तो वो मैं उसमें वही काम करता हूं। और आपने जो एक अच्छी बात कह दी, पहले तो आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा, आपने मेरे लिए तैयारी बहुत अच्छी की है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद कहता हूं। आपने मुझे बहुत अच्छे से स्टडी किया है, तो आप प्रशंसा के पात्र हैं उसके लिए। आप भुज में पहुंच गए, लोगों को याद ही नहीं यार। 9 महीने मैंने अपना एक्टिंग छोड़ दी, बिजनेस छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। इसलिए नहीं कि मुझे कोई प्रमाण पत्र मिल जाएगा गुजरात स्टेट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से। मैंने आज तक कभी भी अपने बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं लिखा कि मुझे एक वो वाला दे देना। वो क्या मिलते हैं जो 3 तरीके के होते हैं, उपाधियां होती है ना, नहीं, 3 बड़े बड़े, जिसमें मरने के बाद में बंदूकें लेकर चलाई जाती हैं। जी जी। 3 उपाधियां होती हैं सरकार की। जितना मैंने काम किया है, और 2500 वीडियो तो मेरे यूट्यूब पर हैं मेरे ट्रेनिंग्स के। और मेरे पास ये समस्या होती है कि मेरे हम आवाज का किराया देने के लिए मैं लोगों से बोलता हूँ, यार अभी इस बार क्या करूंगा, किराया नहीं है मेरे पास। मैं अपनी जेब से 16 साल से देता रहा हूं, मेरे माता पिता देते रहे, मेरा परिवार देता रहा। अब उन्होंने भी हाथ खड़े किए, यार तुम तो डाले ही जा रहे हो, और इतना डाले जा रहे हो कि तुमने सब कुछ छोड़कर इसमें चले गए। जी बताइए। लेकिन आपने जो चीजें की, इतने सीरियसली उसका रिजल्ट दिया। जैसे किसी खास जगह पे आपने पॉलीथीन को लेकर के एक मुहिम जारी किया, और आज भी वहां पॉलीथीन जो है बैन है पूरी तरीके से। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। तो वो भारत या किसी शहर के एक कोने में ही ऐसा क्यों है? वो
कम से कम मुंबई जहाँ आप रहते हैं, यहाँ एक मिशन चला रखा है जिसका असर नहीं दिख रहा है। कारण यह है कि मैं मुंबई के कुछ सबर्ब्स में गया करने के लिए काम, कभी झोपड़पट्टियों में, बिल्डिंग्स में, शॉप्स में, बिल्डिंग्स में गया और मैंने लोगों से बात की तो मुझे किसी ने थ्रेट दी, बेटा तुम्हारी गाड़ी ये है और उसका नंबर ये है, अगर इस तरह के काम को रोकोगे नहीं ना तो पहले तो गाड़ी पंचर होगी, फिर तुम्हारा पेट पंचर होगा। तो मैं डरा नहीं उससे, मैं डरता नहीं हूं। मुझे मेरे पिताजी ने एक चीज सिखाई थी कि जब पार्टीशन के समय हम गोलियों की बौछारों में से निकलते आ रहे थे तो लोग कांप गए, अपना धर्म छोड़ दिया लोगों ने कि हमें जिंदा छोड़ दो। बोले मैं और मेरा एक मित्र, मेरे पिताजी के मित्र थे चमन लाल जी, वो बोले हम लोग लेटते दौड़ते कुओं के अंदर से निकलते, गुरुद्वारों से, मंदिरों से, जंगलों से निकलते हुए हिंदुस्तान में पहुंच गए। तो तुझे जीवन में डरना नहीं है। मैं डरा नहीं, लेकिन मेरे साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे बच्चियां होते हैं, अगर मुझे कुछ हार्म पहुंचाया, उन बच्चों को अगर कुछ हो गया तो मैं कभी जिंदगी में अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा, चाहे मैं कुर्बान हो जाऊं उस चीज के लिए या मैं जीता रहूं। इसलिए यहां ये नहीं हो पाता। हिमाचल में एक आवाज से बंद कर दिया गया था साहब। मैं शूटिंग कर रहा था और शूटिंग के दौरान मेरा जब टाइम नहीं होता था, मेरा जिस दिन शूटिंग नहीं, मैं बाजारों में निकल जाता था, भैया पॉलिथीन नहीं। लोग मुझे पहचानते थे, अमानत का, अरे अमानत के सर हैं आप, राजा रेंचो के हीरो हैं आप, ये हैं। हाँ जी साहब, हम पॉलिथीन का यूज बंद कर देंगे। गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने, लेकिन यहाँ लोग कोशिश करते ही नहीं है। प्रयत्न करने में मैं कोई कमी नहीं रखता। दूसरी तरफ सालों पहले हाईवे पे जो औरतें शौचालय के लिए जाती थी, आपने उनके लिए आपने काफी कोशिश की और उनको एक सही रास्ता दिखाया। ये आप ये कहां से निकाल कर साधुवाद, साधुवाद आपको। बाप रे, मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, आपको मालूम है। वो बेटियां, वो माँ बहनें, मैं उनको अपना मानता हूँ, बेटियां अपनी बहनें मानता हूँ। पर मैंने कहा कि ये कैसा है हिसाब किताब, तो मैंने बीएमसी को लिखा कि मुझे शौचालय बनाने दीजिए। और मैंने अनिल मोरारका साहब और उनके पिताजी से कहा और रिक्वेस्ट की, वो बहुत बड़े महान इंसान हैं, कि साहब ये काम करवा दीजिए। बोले ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, आप परमिशन ले आओ। मैंने बीएमसी से परमिशन कहा, बोले दे देंगे, लेकिन जिस दिन हमें तोड़ना पड़ेगा हम तोड़ देंगे। अरे यार, ऐसी जगह दो ना जहां आगे तोड़ना ना पड़े। जहां वो बेचारी 3-4 बजे चली जाती हैं शौच के लिए, क्यों? क्योंकि दिन में लोग उनको देख ना लें। एक शर्म है, लिहाज है, लज्जा है। पर मैंने ये जो है ना, आजकल लोग इतना चिल्लाते हैं कचरा कचरा, हमारी गवर्नमेंट भी बहुत कह रही है। मेरे पुराने वीडियोस आप देखेंगे, तब बीजेपी का कहीं कुछ पता ही नहीं था लोगों को। तब जाकर मैंने ये डिजाइन किया था, सूखा कचरा, गीला कचरा। जापान से मदद ली थी मैंने, जापान के एनजीओ से, और डिजाइन करके उसके छोटे छोटे प्रारूप बनाए थे, सैंपल बनाए थे, और वो सैंपल बनाकर बीएमसी के वार्ड में जाकर दिए। साहब मैं ऐसा करना चाहता हूं। बोला कर लीजिए, लेकिन जिस दिन हमें हटाना होगा, तोड़ना होगा, उस दिन हम तोड़ देंगे। यार आप तो किसी चीज की गारंटी लेते नहीं। मेरे पास तो पैसा नहीं था, पैसा तो मैं किसी से लगवाऊंगा, किसी का लगवाऊंगा तो उसको वेस्ट नहीं जाने दूंगा। मेरे सामाजिक काम में यदि आपने पैसा लगाया साहब, तो आपको उसका आशीर्वाद मिलना चाहिए। आपका पैसा चाय में, कॉफी में, शराब में, पार्टी में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल इतनी क्षमता और इतनी निष्ठा और कर्मठता है मेरे माता पिता के आशीर्वाद से मुझ में। लेकिन सर अब जो माहौल है सरकार का, ये आपकी जो दोनों कोशिश है, ये पॉलिथीन को लेके और शौचालय को लेकर, तो आज आपकी संस्था 19 साल की हो गई जी, और सरकार का भी वही एजेंडा है जो आपका है जी। तो क्या अब आप दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आके काम नहीं कर सकते? हाँ जी, मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखा, मैंने गृह मंत्रालय को लिखा, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री साहब के ऑफिस में लिखा, फोन पर बात की, और भी जो संबंधित मंत्रालय हैं सबको। आज से नहीं, जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, मुझे खुशी हुई कि ये लोग कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, इस चीज को तवज्जो दे रहे हैं, शौचालय को और कचरे को और पॉलिथीन को। पर कहीं से कोई भी मदद नहीं मिली, ना मेल करने से, ना फोन करने से, ना व्यक्तिगत स्तर पर जाकर दिल्ली में मिलने से, कहीं कोई लाभ नहीं मिला। क्योंकि आई एम सॉरी टू से, मुझसे कहा गया था कि कुछ दे देंगे आपके संस्थान को, ये भी कहा गया था कि नीचे से कुछ हमें दे देना। अब मैं नीचे से आपको दूंगा तो अकाउंट किसको दिखाऊंगा? वो मैं तो चाय भी नहीं पीता हूँ, शराब तो बहुत दूर की बात है। मैं किसी क्लब का मेंबर नहीं हूँ मुंबई में,
जबकि मैं हीरो रह चुका हूँ टीवी सीरियल्स में, फिल्म में, अभी बड़ी फिल्म आ रही है मेरी सचिन द अल्टीमेट विनर, पर मैं किसी क्लब का मेंबर ही नहीं। क्यों? मेरे पास पैसा नहीं है जाया करने के लिए, मैं पैसा सामाजिक कार्य में लगाऊंगा। तो आप अपनी संस्था के जरिए कहीं और से फंड रेज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? मुझे किसी ने ऑफर किया था आज से 5 साल पहले कि 100 करोड़ रुपए हम आपको दिलवा देंगे। मैंने कहा था मैं एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ जिसको गुरुकुल कहते हैं। जूनियर से लेकर 10th तक बच्चे वहां पढ़ेंगे और उनको डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस ट्रेनिंग दी जाएगी, फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाएगी, नेचुरोपैथी की ट्रेनिंग दी जाएगी, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो सरकारी पढ़ाई का तरीका है वो पढ़ाया जाएगा। और फ्री पढ़ाई होगी ये, बिल्कुल, चाहे अमीर हो या गरीब हो। रहना भी वही होगा गुरुकुल में। तो ये 100 करोड़ रुपए बोले, इसमें से ये विदेश से आएगा पैसा। फिर इसमें बड़े सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से मैंने बात की, बोले ठीक है हम आपकी मदद करेंगे। फिर वो जो सामने वाली पार्टी थी उन्होंने कहा 35% आपको हमें ब्लैक में देना होगा, हमारा कमीशन। तो साहब 100 करोड़ का 35% मैं क्यों बेईमानी करूंगा? बोले 35 हमें दो, 15 आप रखो, 50 हो गया, 50 आप लगाइए समाज के लिए। आई सेड मुझे मेरे माँ बाप ने कभी सिखाया ही नहीं बुरा, चीट करना, किसी का पैसा खा जाना सिखाया नहीं सिखाया, तो भाई मैं ये काम नहीं कर सकता। फिर मैंने सरकार को बहुत कहा। मैंने जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो राहुल गांधी के यहाँ मैंने मेल किया, उन्होंने 3 दिन में मुझे बुला लिया। साहब एक बड़ी अच्छाई थी उस इंसान में। 3 दिन में मुझे बुला लिया, बोले क्या चाहिए? मैंने कहा 20 एकड़ जगह चाहिए। बोले जाकर माणिकराव ठाकरे से मिलो, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के उस समय। मैं उनसे जाकर मिला, वो साहब मिले ही नहीं। मैंने कहा राहुल गांधी ने 3 दिन में बुला लिया, आप मुझे 30 दिन में भी टाइम नहीं दे रहे। मैं राहुल गांधी को लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया उनको। फिर इन्होंने मुझे बुलाया, बोले जाओ जगह देखो। मैंने थाने में जाकर जगह देखी, वहां से उसके पेपर्स लिए, पेपर इनके यहाँ सबमिट किए, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका और अल्टीमेटली गवर्नमेंट चली गई। वरना आज वो गुरुकुल कई 100 बच्चों को शिक्षा दे चुका होता। पिछले कम से कम 8 या 9 साल पुरानी बात हो गई। लेकिन जो कोशिश आपने कांग्रेस के टाइम पे किया, बहुत सही कोशिश आपने की, नतीजा चाहे जो भी निकले, पर कोशिश आपने सही की। इस वक्त इस सरकार का जो एजेंडा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर पॉलिथीन को लेकर के, और जैसा आपने कहा कि कोशिश आपने की थी मगर लोगों की धमकियों, कोशिश की थी नहीं, कोशिश मैं आज भी कर रहा हूँ। तो लोगों की धमकियों से आपको थोड़ा रुकना पड़ा? नहीं, धमकियों से मैं कभी भी रुकूंगा नहीं। मेरे पास, मैं अकेला नहीं होता हूँ ना, मैंने आपको बताया मेरे साथ कुछ छोटे छोटे 10-12 साल के बच्चे बच्चियां होते हैं। मैं अकेला नहीं काम कर सकता ना, ऐसा अकेला मैं खड़ा हो जाऊं झंडा लेकर नहीं होगा। जब मैं कुछ नारा देता हूं, जब मैं लोगों से बात करता हूं, तो पीछे से आवाज भी आनी चाहिए। वो बच्चे बच्चियों को मैं कैसे सुरक्षा करूंगा साहब? नहीं, मेरा कहना है ये था कि आप इन 2 एजेंडा को लेके डायरेक्ट, जैसे आपने राजीव गांधी को नॉक किया, आप राहुल गांधी राहुल गांधी को, तो आप स्ट्रेट वे में सीधा नरेंद्र मोदी जी को भी तो आप नॉक कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने उनके दरवाजे खटखटाए, मैंने उनसे समय मांगा, कभी समय नहीं मिला। मैं डायरेक्टली उनके ऑफिस में चला गया ये पता करके कि वो वहां हैं। लेकिन फिर वही हुआ, ढाक के 3 पात वाली बात हो गई कि नहीं साहब अभी ऐसे नहीं होगा, किसी और से बात कर रहे हैं इस विषय में, कुछ और संस्थाओं से बातचीत चल रही है। अब मैं चिल्ला तो सकता नहीं, वैसे मैं ये भी काम कर चुका हूँ बाला साहब ठाकरे के घर के बाहर। किसी गरीब को मारा था, उसका घर वर छीन लिया था, तो मैं चिल्ला पड़ा था। बाला साहब ठाकरे ने 100% ईमानदारी से उस इंसान की मदद की। थैंक यू बाला साहब ठाकरे। मैं चिल्ला पड़ा था उनके बंगले के नीचे जाकर, पुलिस वालों ने घेर लिया, पकड़ लिया, बहुत पुलिस रहती है ना उनके। चिल्ला पड़ा था, मैंने कहा साहब ये कैसा मामला हुआ कि आप उन दिनों उनकी गवर्नमेंट थी बीजेपी की, और उनकी तब की बात है ये, पहली बार मैं चिल्ला पड़ा था कि नहीं साहब मैं तो करूंगा। तो अभी बाला साहब ठाकरे के बेटे ही गवर्नमेंट में हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने पिता से प्रभावित तो होंगे ही। वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत अच्छे हार्ड वर्कर हैं। तो इसलिए नहीं कि यहाँ की गवर्नमेंट है मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, मैं बोलता हूँ कि साहब अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। वो भी और उनके बेटे भी डे नाइट काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, डे नाइट आदित्य को मैंने उनके यहाँ भी बहुत कोशिश की। मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ गोरेगांव में, उसी में उनके पीए रहते हैं, और मेरे सामने वाली बिल्डिंग में भी रहते हैं 2-3 पीए जो अलग अलग हैं। मैंने उनसे उनके माध्यम से भी कहा, उनको मेल किया, फोन किया, व्हाट्सएप छोड़े उनके नंबर्स पे जो उनके सेक्रेटरीज थे,
बहुत महीने से मैं उनके पीछे भी लगा हुआ हूँ। अब तो चलो ऐसी समस्या है कि इस समय दिमाग में यही है कि किस तरह से ये जो पेंडेमिक्स है इससे ओवरकम कर सकें, इससे हम बाहर आ सकें। अब जो माहौल है अभी कोरोना वगैरह को कब देख लेकर, रहे हैं कब? जी, पुलिस ट्रेनिंग। हाँ जी, पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो नए पुलिस ऑफिसर होते हैं उनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ, एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ मिलकर, करप्शन के बारे में, जो नए नए लड़के लड़कियां आते हैं। अभी आप दे रहे हैं? जी, 2 साल से दे रहा हूँ। आपका एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें किसी बच्चे को आपने वो कुछ रेस्क्यू का आप ट्रेनिंग दे रहे थे। जी जी, वही तो, डिजास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू ऑपरेशन। तो ये पुलिस से रिलेटेड, पुलिस महकमे से रिलेटेड है या जनरल पब्लिक के लिए? ये पब्लिक के लिए है। जो मैंने आपको बताया 19,000 से ज्यादा, 19,600 बच्चों को तो ट्रेनिंग दे चुका हूँ, पर अभी और बहुत सारे लाइन में हैं। ये मैं एनडीआरएफ के साथ मिलकर ट्रेनिंग दे रहा था। अच्छा। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये जो आप ट्रेनिंग देते हैं वो बच्चे आगे कैसे परफॉर्म करते हैं? अभी मेरे यहाँ से 33 लड़के लड़कियां तो मिलिट्री में गए हैं, पुलिस में काफी गए हैं, फायर ब्रिगेड में काफी गए हैं, कुछ लोगों ने अपने छोटे छोटे बिजनेस किए हैं। सबसे बड़ी बात है वो बहुत ईमानदार नागरिक बन गए हैं। वाह। वो अपना धर्म और मातृभाषा अपने रखते हैं, दिल में रखते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, और ये भाषा है उनकी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सर, इसके लिए तो वाकई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना पड़ेगा, धन्यवाद देना पड़ेगा, और आपकी हौसला अफजाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो देश को बनाने का काम है ये सबसे पुण्य का काम है। जी, देश का भविष्य जो है वो आपने जिस तरीके से सुधारना शुरू किया है जी, तो वाकई ईश्वर की आपके ऊपर कृपा है और आगे होनी। जी। लेकिन ये अब मैं इसको ये करना चाह रहा हूँ कि जो चीजें आप कर रहे हैं वाकई सारी चीजें सराहनीय हैं, लेकिन एक बात और भी आपने कही अभी बीते समय में कि पावर का होना बहुत जरूरी है आपके साथ। हाँ, बहुत जरूरी है। तो मैं एक और चीज कहता हूँ इन लोगों को, मुझे पावर नहीं चाहिए, लेकिन पावर मुझे पीछे से सपोर्ट करती रहे। पावर मतलब जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, मिनिस्ट्री और सेक्रेटरी लेवल की पावर। मुझे ना नाम कुछ चाहिए, ना सर्टिफिकेट चाहिए, ना पेपर में कोई पब्लिसिटी चाहिए। मैं लोगों को कहता हूँ आप ले लो पब्लिसिटी, काम मुझे करने दो, लेकिन मेरे काम में जो जरूरतें हैं, मुझे जो रस्सियां चाहिए, मुझे एक छोटी सी एम्बुलेंस टाइप की बस चाहिए जिसमें मैं ट्रेनिंग के लिए ले जाऊं। अनिल मोरारका साहब ने मुझे दी थी एक, लेकिन वो बहुत पुरानी हो गई, खराब हो गई, तो वो बेच देनी पड़ी। मैं उस परिवार का जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है, मोरारका परिवार की। अब एक आखिरी सवाल कि आपके गाने की चर्चा बहुत होती है, बतौर सिंगर भी कई लोगों ने आपको अप्रिशिएट जी। और उसमें भी सबसे खास बात यह है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि आप अगर गाते हैं तो सिर्फ देशभक्ति के गाने गाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कौन सा गाना है जो आपके दिल के करीब है? वैसे तो मैंने कई गाने लिखे हैं, लेकिन एक कबीर साहब का थोड़ा सा लेकर थोड़ा सा अपना उसमें जोड़ा है, वो गाना बहुत अच्छा है हमारे। और एक तो हमारा गाना है, कई कई त्योहार यहाँ पर, कई कई हैं बोलियां, जैसे सूरज की किरणों में रंगों वाली टोलियां, गंगा गांधी और गाय है जीवन का आधार जहां, कश्मीर से अरुणाचल तक प्यार का है व्यवहार जहां, ऐसा हिंदुस्तान हमारा, ऐसा हिंदुस्तान। और जो कबीर साहब के, हाँ जी, मैंने कहा इसको अपनी सुरीली आवाज में सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दूसरा सुनाता हूँ एक, कि देश प्रेम है, आप बोलेंगे जय हो, ठीक है? कि देश प्रेम है, जय हो बोलना आपने, जय हो। कि देश प्रेम है, चल भला करेंगे, कि भाईचारा, चल सत्य कहेंगे, चल संग चलेंगे, चल संग रहेंगे, कि प्रेम एकता का सुंदर नारा, कि प्रेम एकता का सुंदर नारा। अरे बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले कोई, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले कोई, और जो मन देखा अपना, हो हो हो,
और जो मन देखा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई, अरे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अरे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होवेगी, पल में परले होवेगी, बहुरी करेगी कब, कि देश प्रेम है जय हो, चल भला करेंगे होय होय, कि भाईचारा, कि भाईचारा, चल सत्य कहेंगे, चल सत्य कहेंगे, चल सत्य कहेंगे, वंदे मातृभूमि। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपने जो एक लक्ष्य साधा है, मैं बार बार आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि उसमें शक्ति का समावेश कीजिए। मैंने दक्षिण भारतीय एक फिल्म में हिंदी का डायलॉग मैंने सुना था, उसमें हीरो कहता है कि मैं सही काम गलत तरीके से करता हूँ। मुझे भी बहुत लोगों ने सलाह दी थी कि इस काम को करो, लेकिन कहीं संस्कार इतने सशक्त हैं, इसलिए मैंने अभी देखिए आजकल हमारी जो मदद कर रहे हैं वो मिस्टर तरुण राठी जी सहयोग करते हैं, कुछ हमारे किराए वगैरह के लिए फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। तो एक मिनट, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि जब जब हमने उनको कहा हमें खाना चाहिए, खाना दे दीजिए, हमें बस किराए की चाहिए, बस दे दीजिए, हमारे किराया नहीं है, दे दीजिए, दे देते हैं हर चीज के लिए। लेकिन सही मानों में जितना मेरे पास जो प्लानिंग्स हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, उसमें बहुत अभी पैसे की जरूरत है। अभी मैं चाह रहा हूं कि कोई भी हमें देश में 20 से 25 एकड़ अगर जगह दे दे तो वो मैं गुरुकुल शुरू कर दूं। देखिए हमारे देश में सिर्फ कचरे की या पॉलिथीन की या शौच की समस्या नहीं है, नौकरियों की समस्या है, लेकिन उससे भी बड़ी एक समस्या है, वो है आपसी घृणा की समस्या, राष्ट्रवादिता की समस्या बहुत बहुत बड़ी है। मैं अपने आप को हिंदुस्तानी कहता ही नहीं हूं। जब तक मैं अपने आप को हिंदुस्तानी कहूंगा नहीं, तब तक बाजार में समस्याएं रहेंगी, तब तक मंदिर मस्जिद जलाए जाते रहेंगे, तब तक गरीब लोगों को मारा जाता रहेगा, चाहे वो साल में एक बार हो, चाहे वो 2 साल में एक बार हो। तो जो मेरे पास से बच्चे निकल रहे हैं, उनका इतना सशक्त चरित्र निर्माण करता हूं, ये हनुमान जी की बड़ी कृपा है। मैं बता रहा हूं, मेरे माता पिता का बड़ा आशीर्वाद है कि, और उसमें लालच ये नहीं होती कि तू कल को कमाएगा या कमाएगी तो मुझे कुछ परसेंटेज दे देना ना। तुम जाओ, अपना जीवन संभालो, अपने परिवार को संभालो, अपने देश के लिए कभी किसी से बुरा सुनना मत, बस। आप ही की बात मैं भी जोर से कहूंगा, जय हिंद, जय हिंद। मिलते हैं, बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद।